गंगा नदी भारत के लिए न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का मुख्य आधार है, बल्कि देश की 43% से अधिक आबादी को आर्थिक जीविका, पानी और खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करती है। गंगा 2020 में विश्व बैंक ने गंगा के पुनरुद्धार के लिए $400 मिलियन का लोन प्रदान किया था। नमामि गंगे के तहत बड़े बजट की घोषणा दरअसल गंगा एक्शन प्लान की विफलता के बाद लाई गई थी, जिससे जनता में गंगा की सफाई की उम्मीद जगाई गई थी। मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 32,898 करोड़ रुपए आवंटित किए। 32,898 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद क्या भारत सरकार आखिरकार गंगा को साफ करने में कामयाब रही? इसकी पूरी कहानी जानेंगे हम इस डॉक्यूमेंट्री में। नमस्कार, मैं हूं प्रभा। इंडिया हैबिटेट सेंटर में वाटर इनोवेशन समिट प्रोग्राम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश में नदी शुद्धिकरण, पेयजल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है, जिसमें से 32,898 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए आवंटित किया गया। 2020 में विश्व बैंक ने भी गंगा के पुनरुद्धार के लिए $400 मिलियन का लोन प्रदान किया था। विश्व बैंक और भारत सरकार ने जुलाई 2020 में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को पुनर्जीवित करना था। एक रिसर्च के मुताबिक गंगा के पानी की गुणवत्ता दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गंगा के पानी में सूक्ष्म और विषाक्त तत्वों की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है और प्रदूषित गंगा जल के लंबे समय तक संपर्क या गंगा जल की मछलियों के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। द वीक मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा कि 2025 तक गंगा में सीवेज गिरने बंद हो जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि अभी तक लगभग 406 परियोजनाओं में 32,898 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंगा नदी की सफाई के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं। गंगा नदी न केवल भारत के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुख्य आधार है, बल्कि देश की 43% से अधिक आबादी को आर्थिक जीविका, पानी और खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करती है। गंगा नमामि गंगे परियोजना के तहत बड़े बजट की घोषणा दरअसल गंगा एक्शन प्लान की विफलता के बाद लाई गई थी, जिससे जनता में गंगा की सफाई की उम्मीद जगाई गई थी। लेकिन विफल रहे गंगा एक्शन प्लान को 14 जनवरी 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था। इसके 2 चरण कई वर्षों तक चले और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इन खर्चों पर संदेह भी उठा। अदालतों को भी इन खर्चों की सही जानकारी नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और 2017 में 1985 से चल रहे गंगा मामले की सुनवाई और निगरानी के लिए पर्यावरण मामलों की अदालत एनजीटी को भेज दिया था। एनजीटी तब से इस मामले की निगरानी भी कर रही है। 22 जुलाई 2020 को एनजीटी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की ताजा रिपोर्ट के आधार पर कहा कि इतनी घोषणाओं के बाद भी जुलाई 2022 तक 5 प्रमुख गंगा राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में 60% बिना उपचार वाले सीवेज की निकासी जारी है। सीवेज नेटवर्क में पब्लिक का पैसा बर्बाद करने के लिए गंगा मामले में पहली बार सीबीआई जांच का भी आदेश दिया गया था। 14 फरवरी 2017 को गंगा सफाई मामले में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों पर हापुड़ जिले में
सीवेज नेटवर्क के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में खराबी को लेकर सीबीआई जांच का आदेश भी दिया था। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गंगा एक्शन प्लान के खर्च की जानकारी दी गई थी, लेकिन वह संतुष्ट करने लायक नहीं थी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में 13 जुलाई 2017 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि गंगा इस वक्त देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। कई वर्षों बाद भी सरकार ने फिर से कई घरेलू और औद्योगिक सीवेज उपचार के लिए परियोजनाओं को गंगा एक्शन प्लान के तहत शुरू किया था और एक बड़ी राशि एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इस पर खर्च होने के बाद भी नदी प्रदूषित रही। एनजीटी ने 22 जुलाई 2022 को रिपोर्ट में पाया कि गंगा राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमताओं से भी कम काम कर रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम जब मोदी सरकार बनी जून 2014 में 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए आवंटित किए गए थे। 7 साल बीत जाने के बाद और गंगा की सफाई में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सरकार गंगा साफ नहीं कर पाई। बाद में कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक और बढ़ा दिया गया। 12,893 करोड़ रुपए के और बजट के साथ अब टोटल बजट हो गया था 32,898 करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट से पता चला है कि नदी के किनारे स्थित 41 स्थानों में से 37 स्थान मध्यम से गंभीर प्रदूषण स्तर से ग्रसित हैं। आश्चर्यजनक रूप से केवल हरिद्वार बैराज का पानी ही पीने के पानी के मानकों को पूरा करने में कामयाब है, जबकि कानपुर और वाराणसी में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। गंगा नदी में जल प्रदूषण के कई कारण हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, इसमें विभिन्न हानिकारक और अनुपचारित औद्योगिक कचरे को नदी में फेंका जाता है। फिर मानव अपशिष्ट आता है, जिसमें मानवीय गतिविधियों जैसे स्नान करना, कपड़े धोना। उसके बाद धार्मिक अपशिष्ट आता है। इसमें धार्मिक स्नान, घाटों के पास दाह संस्कार और मूर्ति विसर्जन जैसी क्रियाएं होती हैं। भारत की जनसंख्या विस्फोट, तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ मिलकर गंगा को विषाक्त पदार्थों, सीवेज और औद्योगिक कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया गया। परिणाम गंभीर है। गंगा का पानी नहाने जैसी बुनियादी गतिविधियों के लिए भी अनुपयुक्त है, पीने की तो बात ही छोड़िए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 11 बेसिन राज्यों को, जिनमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां और उनके तटों पर मूर्ति विसर्जन को रोकने के लिए 15 सूत्रीय निर्देश भी जारी किया था। निर्देश के मुताबिक दशहरा, दिवाली, छठ और सरस्वती पूजा सहित त्योहारों के दौरान गंगा या उसकी सहायक नदियों में मूर्तियों का विसर्जन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना था। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिकारी खुद ही कहते हैं कि त्योहारों के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों में बड़े पैमाने पर मूर्तियों और पूजा सामग्री के विसर्जन से नदी में प्रदूषण अधिक बढ़ा है। गंगा नदी, जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, हिंदू संस्कृति में ये गहरा महत्व रखती है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार इसकी उत्पत्ति देवीय मानी जाती है, लेकिन अपनी पूजनीय स्थिति के बावजूद गंगा को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और वह है प्रदूषण। गंगा नदी सिर्फ नदी नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, लेकिन इसका पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, जिससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। प्रदूषण का पैमाना चौंका देने वाला है। सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अनुपचारित कचरा गंगा में बहाया जाता रहा है।
उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर इस प्रदूषण संकट का एक मार्मिक उदाहरण बनकर उभरता है। राज्य के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक होने के नाते इसके निवासी गंगा में कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ तक कि सीधे जल निकाय में शौच करने जैसी दैनिक गतिविधियां भी करते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसके ठीक पीछे वाराणसी है, जो गंगा प्रदूषण में एक और महत्वपूर्ण योगदान करता है। कमोबेश स्थिति ऋषिकेश की भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ होटलों की तादाद बढ़ चुकी है और ये होटल अपना सीवेज सीधे गंगा नदी में ही छोड़ते हैं। गंगा बेसिन के भीतर आश्चर्यजनक रूप से 12,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि वर्तमान उपचार क्षमता ट्रीटमेंट कैपेसिटी मात्र 4,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। लगभग 3,000 मिलियन लीटर अनुपचारित अनट्रीटेड सीवेज इसके किनारों पर श्रेणी 1 और 2 के रूप में वर्गीकृत शहरों से सीधे गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। IIT वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष विशंबर नाथ मिश्रा के अनुसार मुद्दा केवल क्षमता नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी भी है। उनका कहना है कि हमने 2010 में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार से अनुरोध किया कि हमें एडवांस्ड इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर पॉन्ड सिस्टम तकनीक के साथ एक STP संयंत्र बनाने की अनुमति दी जाए। एडवांस इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर पॉन्ड सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो मल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को ट्रीट करती है, ताकि इसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय 2017 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका 153.16 करोड़ रुपए की लागत पर SL इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया गया था, जबकि SL के पास सीवेज उपचार में काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने नमामि गंगे परियोजना की सबसे हालिया रिपोर्ट पेश की और कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉनिटरिंग में कमियों के चलते गंगा सफाई के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर गंगा में पानी की गुणवत्ता पर विवादास्पद रिपोर्ट मापने और तैयार करने के लिए अवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने का आरोप भी लगाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2022 के एक आदेश ने इसकी निगरानी के लिए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी आलोचना की। क्या गंगा कभी साफ होगी? सर्वोच्च न्यायालय के वकील संजय उपाध्याय का कहना है कि जिन उद्योगों को बंद कर दिया गया क्योंकि वो गंगा की सहायक नदियों को प्रदूषित कर रहे थे, उन्हें फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। बांधों नदियों के दक्षिण एशिया नेटवर्क के समन्वयक जल विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर का कहना है कि गंगा को साफ करने की पिछली परियोजनाओं के बाद से बहुत कम बदलाव आया है। वे कहते हैं, पर्यटन विस्तार, नेविगेशन, रिवरफ्रंट विकास, बांध निर्माण और राजमार्ग, जिन्हें वर्तमान सरकार ने अपनी नमामि गंगे पहल के साथ आगे बढ़ाया है, उसने भी नदी की स्थिति को खराब ही किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा।